बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाक कास्ट के साथ मियाँ ताहिर और मेरे साथ है मियाँ खलील रहमान साहब। और आज हम कुछ काफ़ी दिनों के बाद हम हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में। उसकी बहुत सी वजूहात थी। उसमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि बहुत सारी चीज़ें और सरफेस हो रही थी खुद ब खुद ही, और इनसाइट और कोई छुपाने वाली बात अभी सामने नहीं आई थी, इसलिए हमने जरूरी नहीं समझा कि आपको कोई आपकी समा खराशी की जाए। और दूसरी वजह ये थी कि कुछ इश्यूज भी थे गुजाती, कोई हमारा बेरा कोई खलील साहब का को, फिर हमारे जो तीसरे साथी हैं वो अभी तक जो बैरूनी दौरा था वो खत्म करके पहुंचे तो हैं लेकिन ऑन नहीं हुए। तो इसलिए लेट हो गए आपकी खिदमत के लिए। आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन एक दिन कराने के केस की आज समाअत हुई है। अच्छा, इसमें आप लोगों ने सबने समाअत तो जाहिर है देख ली, सुन ली, और उसकी तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं है। जो सबसे अहम बात उसमें एक तजिया के तौर पे हम बात कर सकते हैं वो ये है कि समाज में जो अदालत ओवरऑल और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस का जो बॉडी लैंग्वेज है और जो टोन है वो बड़ी नरम थी आज। और उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी लचक का मुजाहरा किया। और अगर ये कहा जाए कि अदालत आज रास्ता ढूंढती रही, ठीक है, ये भी कह सकते हैं सियासतदानों के लिए मेरा ख्याल है कि अपने लिए ज्यादा उसने रास्ता ढूंढने की कोशिश की है। और बाज मकामात पे चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स थे वो थोड़े awkward भी थे शायद। वो बहुत ज्यादा माइंडफुल बोल नहीं रहे थे। जैसे कि उन्होंने कहा कि जी जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो बात की थी उस पे हुकूमत ने कोई बात ही नहीं की, जो असम्बलियां बहाल करने वाली, तो हम क्या कहते, हम क्या करते। हालांकि उस जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये बात हुकूमत को नहीं कही थी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एड्रेस करके कही थी। और उस पे हुआ ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अतर मिनल्ला को अगले बेंच में लिया ही नहीं। तो बड़ी मतलब ये हकायक के मुनाफी बात थी। और इसी तरह उन्होंने ये भी कह दिया कि हम आइंदा नहीं लिया करेंगे, सो मोटो नहीं लिया करेंगे। फिर उन्होंने मतलब इस तरह की कोई बहुत सी ऐसी बातें जैसे आप कह लें कि ही वॉज नॉट इन द लाइन एंड लेंथ। वो कोई थोड़ा इधर की मार रहे थे और उधर की मार रहे थे। अब चीफ जस्टिस के लिए ये लफ्ज को बहुत ज्यादा मुनासिब तो नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अच्छा, अब ये तो समाअत थी, लंबी पड़ गई है। अब उसमें हुकूमत ने वक्फा ले लिया, पीटीआई ने तो कह दिया था कि देखें जी हम तो नाकाम हो गए हैं और अब आपने वही करना है जो हम कहते हैं। यानी कि हम मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और अदालत आप वही करें जो हमने आपको कहा है कि 14 को इलेक्शन करवाएं और इनको उस पर लाएं। तो जाहिर है कि चीफ जस्टिस के लिए अब ये मुमकिन नहीं रहा है इस तरीके से अदालत के लिए। तो उन्होंने फिर उनकी बात भी सुनी अनसुनी कर दी अगर कह दिया जाए, और रास्ता लेने की कोशिश की, देने की तो नहीं मैं कहूँगा अगेन। अब ये जो यहाँ तक जो बात पहुंची है वो ज्यादा ज्यादा दिलचस्प है, उसकी तरफ चलते हैं। तो वो है मुज़ाकरात जो इससे पहले हुए हैं। अब मुज़ाकरात की एक बैकडोर कहानी है, बैकडोर राब्ते हैं। वो ये हैं कि जो पीटीआई के मुज़ाकरात कार थे उनमें 3 मेंबर थे। तो एक तो वो वकील भी हैं और पीटीआई के वो रहनुमा भी हैं, अली जफर। लेकिन जो दो सियासी तौर पे ज्यादा अहम लोग थे, जो आप कह लेंगे असल में जो पॉलिटिकल लोग थे, वो थे शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी। अब इन दोनों ने जो मुज़ाकरात के आप कहें कि नगरान, नगरान की मैं वजाहत आगे जाके करूंगा कि मैं नगरान क्यों कह रहा हूँ, चेयरमैन सेनेट को, उन उनसे इन्होंने 2 मुलाकातें की और खुफिया, यानी कि सामने नहीं, किसी को बताए बगैर। और एक मुलाकात इन्होंने कहीं और भी की है। अब ये तीनों मुलाकातों का अहवाल कुछ यूं पता चला है कि सादक सजरानी को तो इन्होंने कहा है कि जी हम किसी तरह से ईवान में वापस आना चाहते हैं। हमसे मुराद पूरी पार्टी का नहीं उन्होंने ठेका लिया, उन्होंने अपने दोनों ने बात की है कि कोई रास्ता निकालें कि हम दोनों वापस आए
और कोई सियासत कर सकें, कोई बात कर सकें। हम तो इस सारी चीज़ों से, इन सब चीज़ों से बहुत तंग आ चुके हैं। और उन्होंने कहा है कि हम आपको दिल की बात बताएं तो हम बड़े परेशान हैं और रंजीदा हैं इस सारी सूरत हाल पे। अगर आप हमें कोई गवर्नमेंट से बात करके तो, या पीडीएम से बात करके को हमें को रास्ता निकाल दें और हम दोनों ईवान में वापस आ जाएं। एक तो उन्होंने उनसे ये बात की, और फिर जो कहीं दूसरी जगह पे उन्होंने मुलाकात की है, उसमें उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि जनाब हमारी जान छुड़ाएं, और हम सियासत को सियासत के तौर पे करेंगे। हम वादा करते हैं कि ये जो मौजूदा हमारा स्टाइल है हमारी जमात का, ये वाली सियासत हम तब्दील कर देंगे। और जो असल में जो सियासत होती है, जो बातचीत का और मुज़ाकरात का और एक दूसरे के साथ मिल के चलने का, बात मानने का और मनवाने का जो तरीकाकार है, जो रवायात हैं सियासत की, और जो जमहूरियत की जो रवायात हैं, जमहूरियत के जो तकाजे हैं, उसके मुताबिक चलेंगे। मतलब इस तरह बहुत से उन्होंने अपनी यकीन दहानियां कराई हैं। अब बगलों ने कोई वादा नहीं किया, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उनका ये जो मुतालबा है वो आप समझ आए, बल्कि नहीं समझते तो फिर मैं ही समझाता हूँ मियाँ साहब। वो कुछ यूं जी है, हाँ। उनका मुतालबा ये है कि इमरान खान का कोई बंदोबस्त कर लें। अब वो जिनसे ये कह रहे हैं कि इमरान खान का बंदोबस्त कर लें, उनको तो इमरान खान साहब सीधे हुए हैं और हर बात वो उनकी जो है ना वो सामने लाना चाहते हैं खुल खला के। तो उनके लिए अब कितना मुमकिन है उनका मुतालबा मानना और उनके मुतालबे पे अमल करना, आप वो इस बात से अंदाजा कर लें कि इमरान खान ने पिछले दिनों दो, नहीं तीन, तीन फोन कॉल्स किए और मुल्क की बहुत अहम शख्सियत को उन्होंने कॉल मिलाई है और बात हुई है। अब वो रिकॉर्डिंग मौजूद है, सब कुछ है। लेकिन जो मैं अभी जिक्र कर रहा था कि फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी ने जिनसे मुलाकात की है, उनके भी बड़ों ने उसको रुकवाया हुआ है कि देखें ये कॉल अभी सामने ना लाएं, वरना रही सही साख और वकार सब तबाह हो जाएगा। और पता नहीं उनको क्यों इतना ख्याल है उस अदारे का, लेकिन ये है कि उन्होंने ये कहा है कि देखें वरना अदारा जो है ना वो जमीन बोस हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि कितना सब्र दिखाते हैं और कितना, क्योंकि वो इसका दारोमदार है अगली शख्सियत पे, जिनको फोन मिलाया था इमरान खान साहब ने और जिनसे बात हुई है। तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं। अब अगर तो वो बकौल उस अदारे के जिन्होंने रुकवाई है कि वो इन मतलब एक सैनिटी प्रिवेल करेगी उनके, हाँ तो फिर वो शायद कॉल और बाहर ना आए, वरना वो कॉल जो तीनों कॉलें हैं वो बाहर के सामने आ सकती हैं। अब इसमें जो सदर अलवी हैं, आपको पता है कि वो राब्ताकार ही हैं, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। और वो मिन्नतें समाजत करने के लिए रखे हुए हैं। तो उन्होंने भी कुछ दिन पहले एक बड़ी मेहनत समाजत की है और उसके जवाब में उनको ठीक ठाक डांट पलाई है कि आप आइंदा से हमसे ये बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप आगे हमसे मिन्नतें करते रहते हैं और आपके जो लीडर हैं वो हमें वो सुनाते हैं और वो बातें भी करते हैं जो हमने की नहीं है, और जिस अंदाज में करते हैं। अच्छा मियाँ साहब, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं। अब वो ये हैं कि एक एक सतह पे तो इमरान खान को कुछ लोगों ने घेरा डाला हुआ है, वो कुछ ज्यादा नहीं है। ये जो दो बंदे हैं ना, ये शाहमूद कुरैशी और फवाद चौधरी, ये उनमें शामिल नहीं है। ये बेसिकली आपको पता है इनकी आपस में बड़ी बनती है। ये पंजाब के उम्मीदवार हैं वजीर आला के, लेकिन उस वक्त दोनों तक को टिकट नहीं मिली। मुखालफ नहीं है जब तक इन दोनों का आपस में मुकाबला ना पड़ जाए। ये उस वक्त तक एक दूसरे के साथ हैं जब इनका हमाद अजहर से मुकाबला हो, जब इनका बुज़दार से मुकाबला हो या चौधरी परवेज इलाही से मुकाबला हो। तो इनका अलायंस है एक। तो ये उसमें शामिल नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इमरान खान को कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज, यानी कि अब उसको मैं किस तरह से बयान करूं कि कुछ लोगों को, पीटीआई के कुछ लोगों को जान का खतरा है अपनी ही लीडरशिप की तरफ से। यानी कि वो चाहते हैं कि कोई ऐसा माहौल पैदा हो कि कोई उनका कोई लीडर मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए,
और उसका मुद्दा किस पे डालना है, वो मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ पे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि किस पे फिर डलेगा। वो जाहिर है कि पीडीएम की हुकूमत पे तो उतना नहीं आएगा। जाहिर हो सकता है हुकूमत का नाम भी आए जिस तरह इमरान खान कहते हैं, लेकिन इमरान खान फिर जो असल नाम लेते हैं वो भी आपको पता है, जो उन्होंने परसों चौथ अदालत में भी कहा कि मैं वो नाम लूंगा जो आप छाप नहीं सकेंगे। तो बेसिकली वो सारे का सारा मुद्दा उधर डालने की कोशिश में कुछ लोग उनको मशवरे देते हैं, और यहाँ तक पता चला है कि मनसूबाबंदी करके भी दी गई है। अब वो मनसूबाबंदी कामयाब क्यों नहीं हुई, वो कुछ अदारे क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन नहीं है कि वो सिर्फ उन अदारों का क्रेडिट है, या फिर हो सकता है कि इमरान खान ने उस पर हाँ ना की हो और कोई अपने तौर पे लगे हों, वो लोग जो उनके इर्द गिर्द हैं वो ही खुद कर रहे हों। मैं नहीं समझता कि किसी बड़ी जमात के, और वो भी जो अपने आप को मकबूल जमात कहे, तो वो उसका लीडर इस तरह का कोई मंसूबा बनाए। लेकिन कुछ हमें शवाहिद मिले हैं कि ये सब कुछ हुआ है, अब किस लेवल पे हुआ है ये अभी सामने आना बाकी है। और मियां साहब, एक और बात जो मैं इस हिस्से की आखिरी बात करूंगा, उसके बाद में मैं आपकी तरफ आऊंगा, वो ये है कि पीडीएम के अंदर कुछ मुखबर है। यानी कि पीडीएम से अंदर से मुराद पीडीएम की जो कैबिनेट है, या आप पीडीएम भी नहीं कहें, जो हुकूमत में शामिल जमातों की जो काबीना है, उस काबीना के अंदर कुछ मुखबर हैं, जो काबीना के फैसलों और काबीना में होने वाली बहस और मुख्तलिफ चीज़ों पे जो बातें होती हैं वो पीटीआई को बताते हैं। अब उसमें एक नाम आया है सामने, और दूसरी तरफ से साइड आई है, नाम नहीं आया। एक नाम आया, एक लाहौरी ख्वाजा है। नहीं मियाँ साहब, अब इसमें अब पीटी मियाँ साहब आपने पीटीआई के लोगों के नाम तो ले दिए। अब ये ज्यादती है, अगर आप ये इसका पीडीएम के इस बंदे का नाम ना लें तो ये तो एक फिर ज्यादती होगी। अब उसका भी नाम बता दें। आप बैलेंस करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि बैलेंस हो जाए। चलो, तो दो के देखिए मुकाबले में दोनों लोग तो आए ना। मियाँ साहब, लाहौरी ख्वाजा जब मैं कहता हूँ तो फिर मेरा ख्याल है कि लाहौर में तो एक ही बड़ा ख्वाजा है, वो ख्वाजा साद रफीक। अब और वो उससे पाकिस्तान को भी नून लीग कहते हैं। नून लीग को मुहतात होने की जरूरत है। वो कुछ मुलाकातें भी कर चुके हैं, और कोई अपने मुस्तकबिल के हवाले से उन्होंने यकीन दहानी मांगी है। अब उस पे वो अमल दरामद करते हैं या नहीं करते, ये उसमें उनमें ये सलाहियत मौजूद है कि वो एट ए टाइम दो विकेट के दोनों तरफ खेल सकते हैं। तो इस वक्त तक जो इतला है वो ये है कि वो दोनों साइड पे खेल जरूर रहे हैं, लेकिन अब वो कौन सी साइड लेंगे बेसिकली, अब उसका फैसला उन्होंने कुछ अगले दिनों में करना है। मैं समझता हूं कि वो शायद इस दफा विकेट के दोनों तरफ खेलने में कुछ गलती कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जो पहले बताया है कि उनके अपने मुज़ाकरातकार दूसरी तरफ मुलाकातें कर रहे हैं, और ये साहब जो हैं ये भी मुज़ाकरातकार हैं, वैसे आपको पता है ना कि ये मुज़ाकराती टीम का मेंबर है। तो ये भी मुलाकातें कर रहे हैं, तो इन्होंने मुलाकातें की हैं, कुछ यकीन दहानियां ली हैं। और दूसरा जो साइड है, उस साइड का नाम ले देता हूँ, बंदे का नाम अभी तक जो है सीधी सी बात है पता नहीं लगा, इसलिए हमें झूठ बात करने की जरूरत नहीं है। वो है पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी में से भी कोई मुखबर है। और इस हिस्से को वाइंड अप करते हुए जो सबसे बड़ी खबर है मियाँ साहब, वो आपको बताऊं, वो ये है कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे थे, इनकी मुज़ाकरात का जो मॉनिटर है वो है चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी। उसकी एक वजह है, चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी ना तो नून लीग का बंदा है, ना वो पीपल्स पार्टी का बंदा है, ना वो पीटीआई का बंदा है, और आपको पता है वो किसका बंदा है। अब ये तो ना उन्हीं के कहते वो अल्लाह का बंदा है, नहीं, वो अल्लाह का बंदा तो होगा लेकिन वो उधर का बंदा है, वो बंदों का बंदा है। तो वो उन्होंने बेसिकली इसको मुतय्यन किया है, मुकर्रर किया है। अब इसके पीछे क्या वजह है, क्यों किया है? इसके पीछे वजह ये है कि उनको उनका ये ख्याल है, और ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी खबर है। उनका ये ख्याल है कि कहीं ये मुज़ाकरात चलते 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 और फिर चलते चलते
मिसाके जमहूरियत में ना बदल जाए। कामयाब ना हो जाए। नहीं 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 नहीं, आप दोबारा गौर करें मैंने क्या कहा है। मैंने कहा है मिसाके जमहूरियत। मिसाके जमहूरियत में ना बदल जाएं। यानी कि मिसाके जमहूरियत जो हुआ था पीपल्स पार्टी और नून लीग में, वो नून लीग में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वो हुआ था। और अब उनको ये खदशा है ये कि तीनों ना मिल जाएं। यस, ये कि कहीं नून लीग और पीटीआई आपस में, इमरान खान और नवाज शरीफ कहीं हाथ ना मिला लें कि क्योंकि आइए। दोनों का बेसिकली तो पहले नून लीग नवाज शरीफ ने शुरू किया था ना, एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टैंड, वोट को इज्जत हो, तो यस उसको लेकिन कैश इमरान खान साहब ने किया है। यस, तो मतलब ये कि बेसिकली तो उनका एजेंडा एक ही है। अब वो किसी की अना और किसी की खफगी जो है वो आड़े आ रही है ना। नवाज शरीफ की खफगी है और इमरान खान की अना है, वो आड़े आ रही है। और हो सकता है कि दोनों किसी वक्त ये इस पॉइंट पे पहुंच जाए, तो इसलिए उन्होंने दरमियान में अपना बंदा उठा दिया है कि इनके पे जरा ख्याल रखना, ध्यान रखना, ये मामला कहीं उधर ना चले जाए। तो सेम उन्हें ये उसी वक्त उन्हें शक जरदारी पे भी है वैसे। और वो ये है कि जरदारी शायद जमहूरियत के लिए तो नहीं, अपने और अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए, बल्कि अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए शायद वो कहीं पीटीआई से हाथ ना मिला ले। तो ये वजह है कि उन्होंने फिर सादक सजनानी को फरिश्ता मुकर्रर कर दिया इसमें, निगरान कर दिया। अब मियां साहब आप बताएं कि आपके पास क्या खबरें हैं, और आईएमएफ और हमारे बजट का आपस में क्या ताल्लुक है, और आज चीफ जस्टिस ने भी रिमार्क्स दिए हैं, उस पर जरा आप रोशनी डालें। मियां साहब बात यह है कि इकोनॉमिकली अगर हम अवाम के हिसाब से देखें, माशी हिसाब से देखें, तो हालात अच्छे नहीं हैं। अवाम को बहुत बुरी तरह महंगाई का सामना है। लेकिन इससे हट के अगर देखें तो इकोनॉमिक्स में या मईशत में पाकिस्तान के हालात थोड़े से बेहतरी की तरफ गए हैं, अमली तौर पर भी उसका। लेकिन ये नून लीग या पीडीएम की कमजोरी है कि वो अपनी जो कामयाबी या थोड़ी सी भी पेशरफ्त हुई है वो उसको अवाम के सामने या पब्लिकली नहीं बयान कर सकती, जिस तरह पीटीआई उनके खिलाफ कर रही है प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे। अब इन्होंने ट्रेड डेफिसिट हमारा 15 अरब, तकरीबन 16 अरब, $15 अरब से जायद कम हुआ है। उसका डेफिनेटली मुल्क को थोड़ा सा फायदा होगा। उसके बाद इन्होंने जो किया है, बाहर से कर्जे लिए थे। जब ये पीडीएम की हुकूमत आई थी अप्रैल 2022 में, तो जरम वादा के जखायर $10 अरब के लगभग थे, और इन्होंने कोई 20 अरब के करीब कर्जे वापस करने थे इस जून 23 तक, इस माली साल में। अब उनमें 10 महीने में तकरीबन 9-10 अरब डॉलर ये वापस कर चुके हैं, और 3 अरब का 3 से 5 अरब का रोल ओवर हो चुका है। और इस तरह, और ज़र वाला के ज़खायर अभी वो 10 अरब ही हैं। ये एक बड़ी कामयाबी है कि आपने वो $23 अरब का तजारती सहारा भी पूरा किया है, $10 अरब की पेमेंट भी की है, और ज़र वाला के ज़खायर 9-10 और अब दोबारा $10 अरब के पास है। उसके अलावा एक मुल्क के लिए एक अच्छी खबर ये है कि जो बारिशों से, तूफान से, या पीछे से जो बहुत बारिशें आई हैं, उनसे खदशा था कि गंदम की हमारी जो फसल है वो मुतासर होगी। और गंदम हमारी सबसे बुनियादी फसल है, हमारी खान खुराक सारा उसी पर डिपेंड करते हैं पूरा मुल्क। लेकिन वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से या बाद में मौसम चेंज हुआ है, तो इस दफा गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। जो माशा। उन्होंने टारगेट कर था उससे तो थोड़ा सा मे भी उसके बराबर या थोड़ी सी शायद कम ही हो, लेकिन पिछले सालों, पिछले 10 सालों के मुकाबले में इस दफा रिकॉर्ड पैदावार हुई है। वो 2 करोड़ 75 लाख टन के करीब है। पहले 2.5 करोड़ 2 लाख 60 से ऊपर अभी कभी नहीं गए। तो मियां उस साहब तरह शुक्र को अच्छी खबर भी आई है। उसका भी मुल्क को फायदा होगा। दूसरा एक अच्छी खबर हमें बैरून मुल्क से भी मिली है कि चाइना ने, या चाइना का एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है हुकूमत का, उन्होंने एक प्रपोजल से भी आगे निकल गए हैं कि इस पर अमली तौर पर काम शुरू करने का कहा है। वो अपने काश्मीर को ग्वादर से मिलाने के लिए एक रेल प्रोजेक्ट शुरू करने का उन्होंने कहा है कि शुरू करें हम। और वो 58-58 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है। वो चीन की तारीख का भी सबसे बड़ा मनसूबा है। अच्छा। उससे अमेरिका वेस्ट को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है कि अगर चीन इसमें कामयाब हो गया तो उसके वो जो मगरब से उसको अमेरिका का ख्याल है कि मैं इसको राउंड अप कर लूंगा, समुद्री रास्ता रोक के ताइवान के रास्ते, वो उन सब के बालातर हो जाएगा।
उसको हर चीज अवेलेबल मिलेगी वाया ग्वादर से शुरू होगा उसके बाद। और फिर उसमें रूस और सेंट्रल एशियन के स्टेट्स हैं, वो भी उसमें वाट्स राजी हैं कि बल्कि खुश हैं, उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। ये रूट से हमें भी लिंक किया जाए ताकि हमें भी जो चीज़ें आसानी से मिल सकें और किसी का प्रेशर ना हो। इसी वजह से अमेरिका, इंडिया और सबको परेशानी, और आईएमएफ का इससे लिंक इस तरह बन रहा है कि आईएमएफ के फैसले सियासी बुनियादों पर होते हैं, हम पहले भी बात करते रहते हैं। क्योंकि इस दफा पाकिस्तान ने, आईएमएफ ने जितनी भी शर्तें की थी तकरीबन तकरीबन 100% पूरी कर दी हैं। माजी में जब इससे 75% तक की पूरी हो तो वो कर्ज दे देते थे किस्त, लेकिन अब 100% शर्तें पूरी करने के बावजूद भी आईएमएफ का अनाउंस नहीं कर रहा स्टाफ लेवल का, डू मोर। और अब उन्होंने इसकी नई शर्त रख दी है कि आप पहले बजट बनाएं, उसमें अपने जो टारगेट्स रख रहे हैं, आपके जो कैसे कैसे हासिल करेंगे उसमें अपने, और कहाँ से आपको बाहर से कर्जे मिलेंगे, कितने कर्जे मिलेंगे, इसकी हमें तफसीलात बजट बना के डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाएं। और जो सब्सिडी है वो अब हमारी अप्रूवल के बगैर आप किसी को नहीं देंगे। एक्सपोर्ट की मियां साहब सब्सिडी सब बंद होने, और बताएं कि आईएमएफ क्यों ये सारे हिचेस और ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं ये क्यों कर रहा है, वो खबर बताएं, वो आपके पास है। असल बात यह है कि अब उसमें पाकिस्तान के अंदर भी आपको, आपने खुद भी नोट किया होगा कि पिछले चंद दिनों में अमेरिकन एम्बेसडर्स, अमेरिकन हुकाम की पीटीआई के रहनुमाओं से मुलाकातें बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। एक दूसरे के घर, वो अमेरिकन एम्बेसडर उस फवाद चौधरी साहब के घर भी गया था। वो शायद लोगों को इतना पता ना चलता, लेकिन फवाद चौधरी की बेगम ने अपनी मशहूरी के लिए उसका ट्वीट कर दिया कि ये हाँ। हमारे घर आए इस टाइम पे, उससे बड़ी खुशी हुई मिलके। तो उससे लोगों को पता चला कि वो लेट नाइट भी उनके घर गए हैं। उसकी वजह यह है कि अगर चीन का वो प्रोजेक्ट उसको शामिल करें, हम सी पैक के साथ लिंक कर दें कि सी पैक इधर पाकिस्तान में मुकम्मल हो जाए, और चीन का वो प्रोजेक्ट 58 अरब डॉलर का, जो 58 बिलियन डॉलर का वो लगा रहे हैं, उस पर बाकायदा काम शुरू हो जाए, तो सबसे ज्यादा परेशानी अमेरिका को है। अब अमेरिका के पास क्योंकि माजी में जब इसहाक डार साहब का प्रॉब्लम ये है कि 2013-14 में जब इन्होंने आईएमएफ से माहिदा पूरा किया था, उस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी, अमेरिकन फौजें अफगानिस्तान में थी, तो पाकिस्तान ने शराइत पूरी नहीं भी की तो उन्होंने कहा भाई लेते जाओ कर्जा। और उस वक्त भी ये बातें हो रही थी कि आईएमएफ की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी ज्यादा रियायतें दी हों। इसहाक डार साहब उसी पुराने शायद चक्कर में हर हर हफ्ते बाद बयान जारी कर देते हैं तो बस चंद दिनों में, अगले हफ्ते में माहिदा हो जाएगा। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, इसलिए वो प्रेशर कर रहे हैं। और जो है इसके में, तो महंगाई की मैं जो बात कर रहा था पब्लिकली, वो अब महंगाई जो मिडिल क्लास है उसके लिए आज ही नंबर आए 50% के करीब पहुंच गई है। मियां साहब वो और ब्रिक्स ये वाली बात बताए ना जी, वो आप पीछे छोड़ छोड़ नहीं, दिए। वो हाँ, वो ब्रिक्स वाला चक्कर ये चल रहा है कि पाकिस्तान ने कोशिश की है ब्रिक्स में, ब्रिक्स जो उन्होंने सबसे बड़ा जो इस खतरा इनके लिए बन रहा है, वो उन्होंने एक ब्रिक्स बैंक बना दिया आईएमएफ के मुकाबले में। अब उनका ख्याल है कि जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं वो हम उनको वो स्पॉन्सर करेंगे, वो करेंगे, और आईएमएफ से शर्तें, आईएमएफ की तरह वो शर्तें नहीं लगाएंगे। उसमें पाकिस्तान अगर ब्रिक्स का फौरी तौर पर मेंबर नहीं भी बनता, लेकिन ब्रिक्स बैंक का वो शेयर्स ले सकता है। जैसे बांग्लादेश और यूएई उसके शेयर्स ले चुके हैं। 10 अरब डॉलर का उन्होंने ब्रिक्स बैंक बनाया है, और उन्होंने कहा कि हम तमाम तरक्की पजीर ममालिक को जो हमसे कर्ज लेना है या जिसको जरूरत होगी वो उसको देंगे। अब आईएमएफ को ये डर है, अमेरिका को भी, कि अगर पाकिस्तान भी ब्रिक्स में शामिल हो गया या ब्रिक्स बैंक से उसने ले लिया, तो उनके पास पाकिस्तान को टाइट करने के लिए या पाकिस्तान पे प्रेशर डालने के लिए कि अमली तौर पे कोई टूल नहीं रहेगा। इसलिए आईएमएफ नुमाइंदा नहीं कर रहा है कि आप ब्रिक्स बैंक और ब्रिक्स से टोटल लातल की बाकायदा तौर पे इजहार करें कि आप उसमें नहीं जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अभी ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी और हुकूमत भी उन्होंने कहा नहीं कि चीन से दोस्ती हमारे लिए बहुत जरूरी है, और इससे प्लस रशिया। इसलिए अमेरिका में असल बात यह है कि वो ब्रिक्स बैंक की वजह से, ब्रिक्स की वजह से आईएमएफ माहिदा करने को तैयार नहीं, और मियां उनकी साहब फिर आप कोशिश यही। खबर ये दे रहे हैं कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज की तंजीम ब्रिक्स है, जिसमें इंडिया भी वैसे शामिल है, ब्राजील है, उसमें चाइना है। चाइना सबसे लेकिन बड़ा उसमें मेंबर है, सबसे इन्फ्लुएंशियल मेंबर है। चाइना है,
साउथ अफ्रीका है, ब्राजील, वो सारे ये ये जो तंजीम है इसमें पाकिस्तान आए या ना आए, वैसे ये भी एक कोशिश है एक लेवल पे, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी उस काबिल नहीं है, लेकिन वो जो बैंक बन रहा है इस ब्रिक्स की, इस तंजीम की, इसमें ब्रिक्स में उस ग्रुप में शामिल हुए बगैर भी हम बैंक से फायदा ले सकते बैंक से फायदा ले सकते हैं। और ले आप ये सकते हैं। कहना कह रहे हैं कि वो जो ब्रिक्स बैंक होगा वो पैरेलल टू आईएमएफ होगा। आईएमएफ होगा और उसमें हमें नहीं होगा। उसके बाद ब्रिक्स में पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी उस लेवल पे नहीं जाती, इंडिया या चाइना या ब्राजील या उसके, लेकिन पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई पोजीशन ऐसी है कि कोई भी मुल्क या कोई भी जो इमर्जिंग इकोनॉमी, वो पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकती, इग्नोर नहीं कर खासतौर सकते। पर तो इग्नोर ये नहीं कर सबसे सकती। बड़ा मसला बना हुआ है अमेरिका के लिए, और चूंकि अमेरिका के आईएमएफ हाथ के लिए, में और हथियार है आईएमएफ का, तो वो वो उसको दूर कर रहा है कि उसको आईएमएफ प्रेशर कर रहा है कि आपने अभी तक आज, कुछ नहीं करा। अब मैं आपकी बात को आगे लेकर चल रहा हूं कि जिस तरह से आपने कहा कि एक मंसूबा जो काशगर तक आ रहा है वो सी पैक का ज़ाहिरा हिस्सा है और वो बहुत बड़ा मंसूबा है, और दूसरा आपने ये ब्रिक्स की बात बता दी है और ब्रिक्स के बैंक की बात बताई है, तो इसकी जो आज सबसे ज्यादा हीट जो सब लोगों ने, पूरी दुनिया ने महसूस किया है और जो सबके सामने जो दर्द और दुख बिलबलाया है जिसपे भारत, वो खुद सामने आ गया बिलबलाते हुए। जो उनके वजीर खारजा जयशंकर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहां पे इस एससीओ के एहतताम पे, वो सबके सामने उसका दुख उनका और उनके जो अंदर जो जलन है, जो उनके अंदर जो उनको तकलीफ हो रही है इस वक्त और वो इस सारे मंसूबे से, वो सामने आ गई है। मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा भारत बहुत कामयाब रहा है इस लिहाज से कि एक तो उन्होंने वहां बैठ के बड़ी खुल के, बड़ी दिलेराना पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा कश्मीर का, और उसमें जो बॉम्बे अटैक वाला, उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कुछ है तो आप लेके आए सबूत, हम तो, आप तो पता नहीं कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हम तो यहाँ पे ट्रायल कर रहे हैं और आप वहां पे सिर्फ 2 कागज अब तक प्रोड्यूस कर चुके हैं, कर सके हैं हमारी अदालतों में। अगर आपके पास सबूत हैं और अहम गवाह हैं तो लाएं, हम उनको सजाएं देंगे। और दूसरा ये है कि समझौता एक्सप्रेस पे तो अभी तक आपने कुछ नहीं किया, अभी तक आपके यहाँ केस पेंडिंग है, जबकि हमारे यहाँ जो केस है वो एक्टिवली वो परसू हो रहा है, लेकिन आपकी तरफ से कोई उसमें सबूत फराहम नहीं किए गए। एक बात, दूसरी बात उन्होंने ये की है कि ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान जो इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासर है दहशतगर्दी से, और आप उसी को दहशतगर्द कहते रहे, जबकि मैं आपके सामने, यानी कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, तो उस वक्त तो आप ये बात कर ही नहीं सकते जिसकी वालदा उसी दहशतगर्दी का शिकार हुई थी। तो तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि आप बात कर रहे हैं दहशतगर्दी की, तो दहशतगर्दी तो पूरी दुनिया में इस वक्त इस्लामोफोबिया के और इंतहा पसंदी इस्लामोफोबिया के सूरत में सामने आई हुई है, और इस्लामोफोबिया जो है वो इस वक्त जो इंडिया में उसको फ्यूल मिला हुआ है। तो ये बात उन्होंने बड़ी खुल के की है और बड़ी जबरदस्त बात है। उनकी स्पॉन्सरशिप मिली हुई है उसको, तो उसको स्पॉन्सरशिप मिली हुई है। तो बहुत जबरदस्त दौरा था भारत का, और वेल प्लेड बिलावल भुट्टो। इसी पे इस प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। अल्लाह हाफिज।